क्या मैं आपको कुछ बताऊं? जयपाल ने हंसते हुए कहा। जी जरूर, योजन ने जवाब दिया। आज मैं आप सभी लोगों को राजस्थान की एक रहस्यमय जगह के बारे में बताने जा रहा हूं, जिससे लोग आज तक बेखबर हैं। हम में से कई लोगों ने इसके बारे में सुना ही होगा, पर इस मंदिर के बारे में अलग अलग कहानियां बनाई जाती हैं। इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि शाम ढलने के बाद इस मंदिर में कोई रुकता नहीं और इसके आसपास घूम भी नहीं सकता, क्योंकि जो भी इसके अंदर और आसपास शाम ढलने के बाद जाता है तो वो इंसान पत्थर में बदल जाता है। इसमें कितना झूठ या कितनी सच्चाई है, ये तो आप लोगों को वहां जाकर ही पता चलेगा। आप लोगों को मैं इस रहस्यमय जगह के इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूं कि किराड़ू मंदिर राजस्थान के बाड़मेर जिले के हाथमा गांव में स्थित है, जिसे 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह मंदिर इतना सुंदर बना है कि इस मंदिर को राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। लेकिन 900 साल पुराना यह मंदिर की तरफ कई लोगों का ध्यान नहीं गया है, जिसके कारण यह मंदिर गुमनाम अंधेरों में छिपा हुआ है। यह मंदिर में एक मंदिर शिवजी का है और दूसरा मंदिर विष्णु जी का है। इस मंदिर की दीवारों पर कलाकृतियां बनी हुई हैं, जो आपको इतिहास की याद दिला देगी। इस मंदिर के इतिहास के बाद इस मंदिर के रहस्य के बारे में बताते हैं। वहां के लोगों के अनुसार आज से करीब 900 साल पहले ये किराड़ू में परमार वंश का राज्य हुआ करता था। उस समय में एक दिन एक साधु अपने कुछ शिष्यों के साथ यहां पर रहने को आए थे और यहां पर कुछ दिन बिताने के बाद उन्होंने सोचा कि थोड़ा और घूमने का निश्चय किया। एक दिन वो शिष्यों को बिना बताए रात को कहीं पर निकल पड़े। उनके जाने के कुछ दिनों बाद सारे शिष्य बीमार हो गए और उन्होंने गांव वालों से मदद मांगी, तो गांव वाले लोगों ने उनकी मदद नहीं की। केवल एक कुम्हारिन ने निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा की, जिससे उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। साधु घूमने के बाद उसी जगह पर पहुंचे तो उन्होंने अपने शिष्यों को कमजोर हालत में देखकर बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने सारे गांव वालों से कहा कि जिस जगह पर इंसान इंसान की मदद नहीं करता तो उनको जीने का क्या हक है। और तभी उन्होंने पूरे गांव को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। शिष्यों की सेवा करने वाली कुम्हारिन को इससे अछूत रखा और शाम ढलने से उसे यहां से बिना पीछे मुड़े इस गांव को निकलने को बोला। लेकिन उस महिला ने गलती से पीछे देख लिया और वो भी पत्थर की मूर्ति बन गई। नजदीक गांव वालों के पास आज भी उस कुम्हारी की मूर्ति है। इसलिए प्राचीन समय में लोग हमेशा साधु महात्माओं को खुश रखते थे। इस श्राप के बाद कोई भी शाम ढलने के बाद उस मंदिर में नहीं जाता। काफी अच्छी कहानी थी, जूलियन ने जवाब दिया। वैसे आप लंदन से ही हैं? जयपाल ने पूछा। जी हां, वैसे मेरे साथ लंदन में भी एक बार अजीब घटना घट चुकी है। जब मैं 17 वर्ष की थी, तब मैं एक बहुत रोमांसिस्ट लड़की थी। अपने उम्र के उस पड़ाव में मैंने सभी रोमांटिक उपन्यास पढ़े, जो एक ही समय में मेरे अंदर प्यार और आनंद दोनों ही जगाते थे। मैं ऐसे उपन्यासों की इतनी आदी थी कि मैं छुपकर अपनी माँ की डेस्क में से ऐसी रोमांटिक नॉवेल्स को अपने रूम में ले आती थी और लेट नाइट तक बुक को कंबल से कवर करके पढ़ा करती थी। यहां तक कि बाथरूम में भी मैं रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ती थी। मुझे हर वक्त सावधान रहना पड़ता था कि कहीं मेरी माँ मुझे पकड़ नहीं ले। ये सब कुछ लंबे समय के लिए चला। हमारे घर में मेरा एक बहुत बड़ा अपना कमरा था, इसलिए वास्तव में मुझे बुक पढ़ने में उतनी परेशानी नहीं हुआ करती थी। धीरे धीरे मेरे सपने में एक आदमी आना शुरू हो गया। वो आदमी मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट था। मैं उसे जेम्स कहकर बुलाती थी। वो हैवी इंग्लिश एक्सेंट का स्मार्ट सा दिखने वाला एक सच्चा जेंटलमैन था। हर रात में उसके बारे में सपना देखा करती थी और हर बार सपना एक ही जैसा होता था। मैं एक सफेद लेस वाला गाउन पहनकर बिस्तर पे बैठी रहती थी, जैसे मैं कहीं की रानी हूं। और फिर अचानक कहीं से जेम्स आ जाया करता था और फिर क्या, मुझे उठता और अपने घुटनों पर बैठकर मेरे हाथों पर
किस कर देता था। मैं उस टाइम पूरी खिल उठती थी और फिर उसी समय संगीत बजना शुरू हो जाता था और हम दोनों बाकी पुराने सपने में एक दूसरे को पकड़कर डांस करते रहते थे। ये इतना सुंदर सपना था कि मैं इसकी आदी हो गई थी। मैं कभी कभी सपने देखने के लिए शाम को 7 बजे ही सोने के लिए चली जाया करती थी। ये सब मेरी लाइफ में आम हो गया था। लेकिन कुछ दिनों के बाद मेरा सपना जितना खूबसूरत था, मेरी जिंदगी उतनी ही डरावनी हो रही थी। हर बार जब भी मैं अपने रूम से बाहर जाती थी तो मेरे रूम का दरवाजा दिल दहलाने वाले आवाज के साथ खुलता और बंद होता था। लेकिन मैंने उस नरक सा दिखने वाले कमरे के बजाय हमेशा अपने दिल की धड़कन की सुनी और उसके अलावा मैंने किसी भी चीज पर ध्यान भी नहीं दिया। एक रात जब मेरी फैमिली बाहर गई हुई थी, मैंने कुछ दोस्तों को अपने घर पर बुलाया। हमने टीवी देखना शुरू कर दिया। तभी मेरे म्यूजिक सिस्टम से ऑटोमेटिकली म्यूजिक प्ले होने लगा। ये म्यूजिक सिस्टम बहुत ही पुराना था, इसलिए मैंने सोचा कि इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी, तो मैं उठी और इसे बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद मेरे बाथरूम से कुछ आवाजें आने लगी। पहले आवाज बहुत धीरे थी, लेकिन फिर वो तेज हो गई। मैंने सोचा कि मेरे माता पिता वापस आ गए और वे लोग ही बात कर रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि आवाज में हैवी इंग्लिश एक्सेंट था। मेरी बॉडी सुन्न हो गई। मैंने टीवी की वॉल्यूम को कम कर दिया और कहा, जेम्स, क्या तुम हो वहां? और अचानक वो आवाज आनी बंद हो गई। मेरे दोस्त मुझ पर हंस पड़े क्योंकि उन्हें ऐसा कभी कुछ फील ही नहीं हुआ था। उस रात जब मैं अपने कमरे में सो गई, जेम्स मेरे सपने में उसी तरह से आया, लेकिन इस बार मैं कुछ भी अच्छा फील नहीं कर रही थी। उसने मुझे कस कर पकड़ा और मेरे कान में फुसफुसाया, तुम मेरी हो और कोई भी तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं सोकर उठी, मैंने अपने घर वालों को यह सब बताया और घर चेंज करने के लिए कहा, लेकिन किसी ने मेरी एक नहीं सुनी और मेरे माता पिता इसे सुनना नहीं चाहते थे। लेकिन बाद में वो मुझे अपनी बहन के साथ शिफ्ट किया जो बेसमेंट में बने कमरे में रहती थी। अब 1 साल बीत चुका है और अब मेरे सपने पूरी तरह से चले गए हैं। वे सपने रूम शिफ्ट करने के 1 सप्ताह के भीतर ही चले गए थे। लेकिन कल जब मेरी मां ने मेरी बहन के कमरे को अपना ऑफिस बनाने का फैसला किया, जिस हॉन्टेड रूम में पहले मैं रहा करती थी, उसमें 1 साल बाद में पहली बार गई। मेरी बहन और मैं टेबल को साफ कर रहे थे। तभी अचानक मेरी बहन हंसने लगी और कहा, जेम्स, ऐसे नहीं करो ना। मेरे हाथ से वो कार्टेन नीचे गिर गया जो मेरे हाथ में था और मैं अपने बहन की ओर देखने लगी और उससे पूछा, तुमने भी क्या कहा? उसने कहा, कुछ भी तो नहीं। मैंने उसे घूर के देखा। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। जेम्स, वही इंग्लिश एक्सेंट वाला जो डांस भी करता है। वो हंसी। शायद ही कभी वो स्माइल करती है, लेकिन वो हंसी और बोली, हाँ, वो एक अच्छा आदमी नहीं है। और फिर उसने अपने डीप स्कार्स को देखने के लिए अपनी शर्ट खींच ली। योजन थोड़ी देर सोचता है, फिर कुछ खाते हुए कहता है कि मेरे साथ हाल के कुछ सालों में बहुत सी अजीब घटनाएं हुई हैं, लेकिन मुझे एक लड़के की कहानी याद है। यह कहानी एक लड़के की है जिसे कि किसी कारण से एक दिन देर रात तक एक लाइब्रेरी में रुकना पड़ गया था और उसे साथ जो कुछ भी हुआ वो काफी भयानक था। मेरे मां पापा का लगातार ट्रांसफर होता रहता था, इसलिए हमें एक सिटी से दूसरे सिटी लगातार मूव करना पड़ता था। इसीलिए मेरी पढ़ाई अधिकांश बोर्डिंग स्कूल में हुई। मैं अपने बोर्डिंग स्कूल का नाम किसी कारण से नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको यह जरूर बता सकता हूं कि इंडिया के पुराने स्कूल में से एक है। मेरे स्कूल में प्रत्येक छात्र को चेस, पोइट्री, समाचार, खेल, बागवानी इत्यादि जैसे विभिन्न क्लबों में से एक क्लब को चुनना होता था। इसलिए मैंने पोइट्री राइटिंग चुना और सभी पोइट्री क्लब के मेंबर के लिए एक अलग से लाइब्रेरी थी और उस लाइब्रेरी के स्टाफ क्लब के ही मेंबर थे। लाइब्रेरी 2 स्टोरीज का था और काफी बड़ा। प्रत्येक सब्जेक्ट की किताबें और बीच में चारों ओर बुक शेल्फ से घिरा एक रीडिंग एरिया था। मेरी स्टोरी यहीं से शुरू होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, यह स्कूल बहुत ही पुराना था और जैसा कि आप जानते ही हैं, जब कोई स्कूल बहुत पुराना हो तो वहां कहानियां भी
बहुत अधिक होती हैं। तो ऐसी ही एक स्टोरी यहां 50 के दशक के प्रारंभ में थी। इंडिपेंडेंस से ताजा ताजा निकले कुछ लोग स्कूल में घुस गए, जिसमें अभी भी कई ब्रिटिश स्टूडेंट पढ़ रहे थे, जिनके माता पिता ने आजादी के बाद वापस जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कंट्री छोड़कर जाने से इनकार कर दिया, भले ही उनके पूर्वजों दूसरे कंट्री में थे। इसलिए इन बच्चों को लाइब्रेरी में पहुंचा दिया गया और भीड़ ने बच्चों से भरी उस लाइब्रेरी को जला दिया। लाइब्रेरी को रीबिल्ड किया गया था और सालों से छोटी लाइब्रेरी अच्छी देखरेख के कारण बड़ी लाइब्रेरी में तब्दील हो गई। तो एक रात लाइब्रेरियन की बेटी को फ्लू हो गया था और उस दिन लाइब्रेरियन को कुछ बुक्स को उसके सही प्लेस पर रखना था। इसलिए उसने मुझे कुछ घंटों के लिए लाइब्रेरी में हेल्प करने के लिए कहा। और चूंकि यह शनिवार का दिन था और हम बोर्डिंग स्कूल के स्टूडेंट का लाइफ बोरिंग होती थी और हमारे पास वीकेंड पे कुछ करने को नहीं होता था, तो मैंने इस लाइब्रेरियन की मदद करने का फैसला किया। इसलिए 9:30 बजे एकदम अकेले मैंने कुछ नेचर मैगजीन से इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ने का फैसला लिया। यह आर्टिकल जापानी लड़कों के बारे में था, जिन्होंने बिना अंडे के अंडाकार जानवरों को विकसित करने का एक नया तरीका विकसित किया था। तो मेरा वीकेंड कुछ इस तरह का था। लाइब्रेरी में कुछ घंटे तक वेट करने के बाद भी यहां कोई नहीं आया, तो मुझे लगा कि अब कोई भी नहीं आएगा और लाइब्रेरियन भी वहीं बैठे बैठे सो गया था। इसीलिए मैंने लाइब्रेरी को बंद करने और मेरे कमरे में वापस जाने का फैसला किया। जैसे ही मैं लाइब्रेरी के मेन गेट के पास पहुंचा तो मैं लिटरेचर बुक शेल्फ सेक्शन की तरफ से किसी के चलने की आवाज सुनी। मैंने इसे चेक करने का फैसला किया। पहले मैंने आवाज लगाई, लेकिन कोई आंसर नहीं आया और यह श्योर करने के लिए कि अंदर कोई है तो नहीं, मैं अंदर गया। क्योंकि लाइब्रेरी का यह सेक्शन में लाइटिंग उतनी अच्छी नहीं थी और अभी रात का मध्य था, इसलिए मैंने लाइब्रेरियन का टॉर्च ले लिया और वहां देखने चला गया। पहली 2 रो में कोई भी नहीं था, इसलिए मैं 3rd रो में चला गया। मैं पहले से इसे खाली होने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन यह श्योर करने के लिए कि मैंने इसे चेकआउट किया है, तभी मैंने वहां एक न्यू लड़का देखा। हाइट में मुझसे थोड़ा छोटा था। वो मेरे क्लब के रंग का टी शर्ट पहने हुए था और रियलिटी में मैंने उसे अपने क्लब में कभी नहीं देखा। क्लब के सभी सदस्य एक ही हॉस्टल में रहते हैं, शायद न्यू स्टूडेंट होगा। इसीलिए मैंने उससे पूछा कि क्या तुम खो गए हो और अगर तुम चाहोगे तो तुम्हें हॉस्टल तक वापस ले जाऊंगा। उसने कोई आंसर नहीं दिया, बस मुझे घूरता रहा। किसी कारण से वो मुझसे डरा हुआ था, यहां तक कि उसका चेहरा पेल हो गया था या उसका कलर कॉम्प्लेक्शन था, लेकिन मैं ये कह सकता था कि वो डर गया था। मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक ये फील किया कि मैंने रियली में उस जर्सी को कहीं देखा था। मैंने उसको नॉर्मल करने के लिए उसका नाम पूछा, उसने उसका भी आंसर नहीं दिया। मैंने उसे अपने साथ हॉस्टल वापस चलने को कहा, लेकिन वो सिर्फ मुझे देख रहा था। और आखिर में जब मैं उससे सिर्फ 1 फीट की दूरी पर था तो जोर से चिल्लाया। उसे चिल्लाते हुए एक झटके में मेरी नजर उसके फेस पर गई। मैंने टॉर्च की लाइट को उसकी फेस की तरफ किया। मैंने देखा कि उसके मुंह से जीभ गायब थी। अब ये मेरे डरने की बारी थी। मैंने तुरंत यू टर्न लिया और चुपचाप वहां से जाने लगा, मुड़कर पीछे भी नहीं देखा। मैंने जो भी अभी देखा था उस पर मैं कंफ्यूज था, लेकिन मैं अभी भी मेरे पीछे उसके चलने की आवाज को सुन सकता था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुझे फॉलो कर रहा हो। जैसे ही मैं लाइब्रेरी से बाहर निकला, मुझे लाइब्रेरी के गेट को लॉक करने का साहस नहीं था। मैं अपने हॉस्टल वापस भाग गया और जल्दी से अपने ब्लैंकेट के अंदर घुस गया। यह विंटर सीजन था और आम दिनों जैसा ठंड लगने के बजाय मुझे स्वेटिंग हो रही थी। मैं उस रात सो नहीं सका। अगले दिन मैं लाइब्रेरियन के पास गया और उसे लास्ट नाइट हुए सब इंसिडेंट के बारे में बताया और वियर्डली उन्हें इस बात का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा और उन्होंने मुझे लाइब्रेरी ओपन छोड़कर जाने के लिए नहीं डांटा। फाइनली जब मैं घर वापस जा रहा था तो मुझे याद आया, मैंने उस जर्सी को मेमोरियल में देखा था जो उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन को मरने वाले बच्चों की मेमोरी में बनाई गई थी। ये यादें आज भी मुझे डिस्टर्ब करती हैं।